नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट कैरियर में। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि अब हम बहुत ही जल्द इतिहास चालू करेंगे, तो आज हम आपको पहला वीडियो इतिहास का दे रहे हैं। शुरुआत हम करेंगे सिंधु सभ्यता से। और दोस्तों, आप विश्वास करिए कि बहुत अच्छा पढ़ाएंगे हम। जिस तरीके से अभी तक पढ़ाया है कि हर एक चीज़ क्लियर होगी, आपको दिक्कत ना हो। और बाकी आप सुझाव कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा हमें। तो समय को बर्बाद ना करते हुए आइए हम सीधा टॉपिक पे बात करते हैं। आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। जो भी कमियां होंगी तो हम ज़रूर उनमें सुधार करेंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं सिंधु सभ्यता की। दोस्तों, हमारे विश्व में बहुत सी सभ्यताएं हुई। सभ्यता से आशय संस्कृत सभ्यता से कि कैसे विकास हुआ। मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु नदी की सभ्यता। तो दोस्तों, ये जो सिंधु सभ्यता थी, ये भारत और पाकिस्तान के आसपास विकसित हुई थी। सबसे पहली बात, जब तक हमको इस सभ्यता के विषय में जानकारी नहीं थी, तब तक यहाँ यह माना जाता था कि सबसे प्राचीन सभ्यता वैदिक सभ्यता है। परंतु जब कुछ स्थानों की खुदाई करी गई और अवशेष मिले, तो हमें मालूम हुआ कि नहीं, सिंधु सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। वैदिक सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता नहीं है। तो इस बात की पुष्टि हो गई कि सबसे प्राचीन सभ्यता भारत में सिंधु सभ्यता थी। दोस्तों, सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के तट पर विकसित हुई थी। कहाँ पे? सिंधु नदी के तट पर विकसित हुई थी। इसीलिए सिंधु नदी घाटी सभ्यता कहते हैं, या फिर इसे हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। क्या? हड़प्पा सभ्यता। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके सबसे पहले जो अवशेष खोदे गए थे वो हड़प्पा पर ही खोदे गए थे। क्या हुआ था? सर्वप्रथम खनन जो किया गया था, अवशेष जो मिले थे वो हड़प्पा में ही मिले थे। तो इसे हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा संस्कृत के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता या जो सिंधु सभ्यता थी, इसे कांस्य युगीन में रखा जाता है। ये भी बात पूछी जाती है। कांस्य युगीन, कांस्य युगीन या प्राग प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक, ये भी आप याद रखिएगा। प्रागैतिहासिक नाम से भी जाना जाता है। कांस्य युगीन में भी या प्रागैतिहासिक भी नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस सभ्यता के जो निवासी थे वो मुख्यतः भूमध्य सागरीय या द्रविड़ थे। जो निवासी थे वो द्रविड़ या भूमध्य सागरीय, क्या? द्रविड़ या भूमध्य सागरीय थे। दोस्तों, टाइम की बात आती है कि यह सभ्यता कब रही होगी, किस समय रही होगी। तो अनेक विद्वानों के अलग अलग मत हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक इसके ज़्यादा प्रमाण मिलते हैं। इसकी संभावना ज़्यादा है कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के आसपास तक इस सभ्यता का प्रादुर्भाव था। ये बात आप जान लीजिए। दोस्तों, एक पिगट महोदय थे। क्या नाम था उनका? पिगट महोदय ने बताया था कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जो थे, एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी थी। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी थी। ये इनका एक बहुत ही
प्रसिद्ध कथन था कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो विस्तृत साम्राज्य की एक जुड़वा राजधानी थी। दोस्तों, जो सिंधु सभ्यता थी वो इस प्रकार कुछ फैली थी। उत्तर में लामा, दक्षिण में दाइमाबाद, ये महाराष्ट्र के आसपास का क्षेत्र था। ये जम्मू के आसपास का क्षेत्र था। लामा दाइमाबाद महाराष्ट्र के आसपास का। इधर पूर्व की तरफ जो था उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, कहाँ था? आलमगीरपुर, आलमगीरपुर के पास। और ये इधर बलूचिस्तान, बलूचिस्तान 4 क्षेत्रों में फैली हुई थी। लामा, दाइमाबाद, आलमगीरपुर और बलूचिस्तान, ये इसकी सीमाएं थी। दोस्तों सबसे पहले जो खनन किया गया वो हड़प्पा में किया गया। कहाँ पे किया गया? हड़प्पा में। पूछा जाता है 1921 में खनन किया गया। राय बहादुर दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। राय बहादुर दयाराम साहनी वैज्ञानिक थे पुरातत्व विभाग के। उन्होंने सबसे पहले 1921 में हड़प्पा का खनन किया। दोस्तों यह रावी नदी के तट पर है, पाकिस्तान में, रावी नदी के तट पर। इस बात का विशेष ध्यान देना है आपको कि ये कहां पर है? रावी नदी के तट पर। दोस्तों हड़प्पा की जब बात करते हैं तो यह पाकिस्तान में है, रावी नदी के तट पर। यहां से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हुए हैं। अग्निकुंड के साक्ष्य यहां से मिलते हुए हैं। और स्वास्तिक, ये 2 बातें जरूर याद रखना हड़प्पा से। स्वास्तिक के भी साक्ष्य हड़प्पा से मिलते हैं। तो ये बातें दोस्तों हैं जो हम आपको बता रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, इसीलिए हम बोल रहे हैं। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि कुछ भी छूटे ना, आपको बताया जाए। यदि कुछ छूटता है, नहीं समझ में आता है तो आप जरूर हमें बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एक छोटी सी पहल हमने शुरू की है सिर्फ और सिर्फ आपके सहारे। तो हम आशा करते हैं कि आप जरूर हमारा सपोर्ट करेंगे और हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत भी है। अगर आप सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हमें एनर्जी मिलती है और हम कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो जो लोग विशेष तौर पर अभी तक नहीं कर रहे हैं, वीडियो नहीं देख रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप जरूर देखें और अगर कुछ गड़बड़ है तो जरूर सुझाव दें। दोस्तों जब हड़प्पा की बात हमने यहाँ पर की, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो ये 2 बहुत ही प्रसिद्ध स्थल यहाँ के रहे हैं। जैसे सबसे पहली बात करते हैं कि दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई 1921 में करवाई, राय बहादुर दयाराम साहनी ने। उसके बाद दोस्तों बात आती है मोहनजोदाड़ो की। मोहनजोदड़ो दोस्तों यह सिंधु नदी के तट पर है। यह कुछ स्थान है सिंधु नदी के तट पर है। और इससे जो बात पूछी जाती है 1922 में राखाल दास बनर्जी, क्या नाम था? राखाल दास बनर्जी ने इसकी खुदवाई कराई थी 1922 में। 21 में दयाराम साहनी ने, 1922 में राखाल दास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो, इसे दोस्तों दूसरा नाम मृतकों का टीला भी बोलते हैं। मृतकों का टीला, इस बात को आप विशेष ध्यान देना, मृतकों का टीला। जब मोहनजोदड़ो की बात कर रहे हैं तो मोहनजोदड़ो से संबंधित एक बात बनती है कि यहाँ पर एक बृहद स्नानागार मिला हुआ है। क्या मिला हुआ दोस्तों?
बृहद स्नानागार। पूछ लेता है कि स्नानागार कहाँ पे मिला हुआ है, तो मोहनजोदाड़ो में मिला हुआ है। यहाँ की सबसे बड़ी इमारत, ये भी बहुत पूछता है, सबसे बड़ी जो इमारत है दोस्तों यहाँ की, वो अन्नागार है। क्या है दोस्तों? अन्नागार। यहाँ की अन्न रखने का जो एक स्टॉक रूम बोल सकते हैं, भंडार बोल सकते हैं, तो अन्नागार यहाँ की सबसे बड़ी इमारत है। इस बातों को, दो बातों को आप विशेष तौर पर, इसकी खोज किसने की थी, क्या है इससे संबंधित, ये बात। दोस्तों 1924 में जब इतना काम हो गया तो भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष जॉन मार्शल, क्या नाम था, जॉन मार्शल ने संपूर्ण विश्व के सामने जिस सभ्यता का वर्णन किया उसे क्या बोलते हैं, सिंधु सभ्यता। तो इन लोगों ने खुदाई करी थी, लेकिन उस समय जो भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे, जिनका नाम जॉन मार्शल था, 1924 में इन्होंने इस सभ्यता का प्रादुर्भाव हर जगह करवाया। एक बात और पूछते हैं, अगर बात पूछ ले कि सबसे पहले खुदाई, ये तो बात थी कि साक्ष्य मिले जब, लेकिन प्रयास जो सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे चार्ल्स मेसन ने सबसे पहले खुदाई करवाई थी दोस्तों। ये बात आप याद रखना, साक्ष्य मिले हो या ना मिले हो, लेकिन सबसे पहले उन्होंने अंदाजा लगाया था, सबसे पहले चार्ल्स मेसन ने सबसे पहले खुदाई करवाई थी। तो इस बात को भी आप जरूर ध्यान देना दोस्तों। अगर यहां पर हम बात करें नगर नियोजन की, नगर नियोजन, जो सिंधुवासी थे उनकी जो व्यवस्था थी वो नगरीय क्रम में थी, यानी विकसित सभ्यता थी उनकी। जो सड़कें होती थी दोस्तों, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। किसमें काटती थी? समकोण। और जो पद्धति थी मकान बनाने की, उसे ग्रिड पद्धति के नाम से जानते हैं। कौन सी? ग्रिड पद्धति के नाम से जानते हैं। सड़कों के किनारे, घरों के बाहर नालियां बनी हुई होती थी, नालियां, और उनके ऊपर ईंटें रखी जाती थी। तो यानी एक हिसाब से विकसित व्यवस्था थी। घरों के दरवाजे बाहर की ओर न खुल करके अंदर की ओर खुलते थे, ये भी एक बात है। घरों के दरवाजे बाहर की ओर न खुल करके अंदर की ओर खुलते थे। लेकिन एक अपवाद है, लोथल एकमात्र ऐसा शहर था जिसके दरवाजे बाहर की ओर खुलते थे। कहाँ के दोस्तों? लोथल। ये भी बात याद रखना, गुजरात में पड़ता है। लोथल एकमात्र शहर था जिसके दरवाजे बाहर की ओर खुलते थे, जिसके दरवाजे बाहर की ओर खुलते थे। और लोथल दोस्तों गुजरात में पड़ता है, यह एक बंदरगाह था। ये भी आप जानते चलिए, या एक साथ में जो भी फैक्ट आता है उसको बताते चलेंगे। क्या था? बंदरगाह था। और दोस्तों लोथल का जब नाम आया है तो बात आती है कि जो चावल के साक्ष्य हैं वो लोथल से मिले हुए हैं। पूछता है कि चावल के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? लोथल से मिलते हैं। गेहूं के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? रंगपुर से मिलते हैं। और जौ के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? बनावली से मिलते हैं। तो ये बातें ध्यान देना बहुत जरूरी है। जो भी फैक्ट बन रहे हैं हम उनको बोल रहे हैं, लिख भी रहे हैं, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। क्योंकि सुन के जो चीज दिमाग में बैठ जाती है दोस्तों, तो वो जल्दी भूलती नहीं है। तो हमने आपको बताया इससे संबंधित बातें, कौन सी चीज कहाँ मिलती थी, क्या थी क्या नहीं थी। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं, अगर कृषि की बात करी जाए दोस्तों, कृषि और आर्थिक जीवन, कृषि और आर्थिक जीवन की बात करी जाए तो जो सैंधोवासी थे इनका आर्थिक जीवन कैसा था? अच्छा था। कृषि ये करते थे। और दोस्तों यहाँ से सबसे पहली बात आती है कि विश्व में सबसे पहले जो कपास उगाई गई है, कपास जो सबसे पहले उगाई गई है वो सिंधु सभ्यता में ही कपास के साक्ष्य मिले हुए हैं। विश्व में सबसे पहले कपास।
दोस्तों अगर दूसरी बात करी जाए तो चांदी भी सबसे पहले कहाँ पे मिली हुई है? सिंधु सभ्यता में चांदी के साक्ष्य मिलते हैं। ये भी बात, कपास और चांदी, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चांदी और कपास दोनों चीजें सिंधु सभ्यता में, और कपास सबसे पहली बार सिंधु सभ्यता में भी उगाई गई है। इसके सिवा ये जौ, गेहूं, चावल, इन सब चीजों की खेती करते थे। जैसा कि हमने आपको बताया कि गेहूं कहाँ मिलता है, जौ कहाँ मिलता है, बनावली में, चावल लोथल में, रंगपुर से गेहूं के साक्ष्य मिले हुए हैं। तो ये सब बातें हैं दोस्तों। कृषि भी ये करते थे। आर्थिक जीवन इनका समृद्ध था दोस्तों। और जो व्यापार था, व्यापार पूर्णतया वस्तु विनिमय प्रणाली पर था। जो व्यापार था उसके लिए वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय, यानी कि पैसा रुपया का चलन नहीं था। एक वस्तु देने के बाद दूसरी वस्तु ली जाती थी, इसे ही वस्तु विनिमय प्रणाली के नाम से जाना जाता था। बांटों का प्रयोग होता था दोस्तों, बांटों का प्रयोग होता था। और बांट जो होते थे चट नामक पत्थर से बने हुए होते थे। इस बात को भी जानना जरूरी है, काहे के बने होते थे? चट नामक पत्थर के। और जो बांटों की माप थी ये द्विआधारी थी, अर्थात 1, 2, 4, 8, 16, 32 इस क्रम में इनका आधार रहता था। बांट चट नामक पत्थर से बने रहते थे दोस्तों। जो सिलखड़ी थी, जो मोहरे थी, वो काहे की बनी होती थी? मोहरे सिलखड़ी की बनी होती थी। मोहरों का निर्माण सिलखड़ी से होता था। बहुत से मृद भांड भी मिले हुए हैं। अधिकतर मृद भांड सादे थे, कुछ जो थे लाल व काले रंग के, लाल व काले रंग के। बाकी अधिकतर मृद भांड सादे थे। इस बात का भी विशेष ध्यान देना है दोस्तों। सैंधोवासी जो थे वो शिकार भी किया करते थे, जैसे कि मछली पकड़ना, चौपड़ खेलना, ये सब चीजें शिकार किया करते थे। ये सब सैंधववासियों के मनोरंजन के साधन थे। क्या थे? मनोरंजन के साधन थे दोस्तों। वो लोग आभूषण भी पहनते थे, आभूषणों का भी प्रयोग करते थे, आभूषण भी पहनते। हम प्रयास करेंगे कि हर एक बात आपसे कही जाए, बताई जाए, कुछ छूटे ना। आभूषणों का प्रयोग करते थे। आभूषण मुख्यतः सीपी, हाथी दांत, सोने आदि के बने हुए होते थे। मुद्रा का चलन नहीं था दोस्तों। यहाँ पे जो मुद्रा थी, मुद्रा का चलन नहीं मिलता है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, जो भी बातें यहाँ पे बन रही हैं हम उनको बताते जा रहे हैं। आज इतिहास का पहला वीडियो है। अगर इसके बावजूद आपको कुछ दिक्कत होती है, आपको लगता है कि कुछ नहीं बताया गया है, तो आप बताएं, सुझाव दें, हम जरूर सुधार करेंगे। अगर दोस्तों धार्मिक जीवन की बात करी जाए, धार्मिक जीवन की बात करी जाए तो जो सिंधु सभ्यता थी दोस्तों, ये पूरी तरीके से मात्र सत्रात्मक थी। यानी कि माता की वैल्यू ज्यादा थी, मात्र सत्तात्मक थी। और यहाँ पे मंदिर के जो साक्ष्य हैं वो नहीं मिलते हैं, मंदिर नहीं मिलते हैं, मंदिर के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, बट मूर्तियों के साक्ष्य जरूर मिलते हैं दोस्तों। पशुपति एक मूर्ति मिलती है किसी पुरुष की, 3 मुख वाले, तो उनको कहा जाता है कि शायद पशुपति की मूर्ति है। कुबड़ वाले सांड की पूजा होती थी, ये बात बहुत जरूरी है। कुबड़ वाले सांड की पूजा होती थी, ये बात बहुत जानिएगा। कुबड़ वाले सांड की पूजा होती थी, यानी इससे हम जानते हैं कि पशु पक्षी भी पूजे जाते थे दोस्तों। धरती को उर्वरा की देवी बोलते थे, धरती को उर्वरा की देवी के नाम से भी जाना जाता है। पाखता
पाखता एक पवित्र पक्षी था। क्या था दोस्तों? पाखता एक पवित्र पक्षी था। जो इनका व्यापार था दोस्तों सिंधु वासियों का, ये सुमेरिया तक होता था। जो व्यापार था कहाँ तक होता था? सुमेरिया। और सुमेरिया दोस्तों आधुनिक बगदाद का क्षेत्र कहलाता है, क्योंकि वहां पर मेलुहा नामक शब्द का प्रयोग हुआ है। मेलुहा शब्द का प्रयोग हुआ है जो मुख्यतः सिंधु वासियों के लिए किया गया है। धरती को उर्वरा की देवी कहा जाता था। कुबड़ वाले सांड की पूजा होती थी। पाखता एक पवित्र पक्षी था। पशुपति की पूजा होती थी दोस्तों। मंदिर के साक्ष्य नहीं मिलते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें सिंधु सभ्यता में, तो हरियाणा के हिसार जिले की राखी गढ़ी, ये भी बात बहुत जरूरी है। राखी गढ़ी एक ऐसा स्थान है जो सबसे बड़ा स्थान है सिंधु सभ्यता का, राखी गढ़ी। इस बात को भी याद रखना। हरियाणा के हिसार जिले की राखी गढ़ी। दोस्तों कालीबंगन एक नाम आता है भारत में, कालीबंगन राजस्थान में। यहां से चूड़ियां बनाने के साक्ष्य मिलते हैं। किस चीज के? चूड़ियों के साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों। धौलावीरा से जलाशय के साक्ष्य मिलते हैं। किस चीज के? दो बातें हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। जलाशय के साक्ष्य, वहां के लोग बड़े बड़े जलाशय बनाए हुए थे जिसमें जल को एकत्रित करते थे। तो धौलावीरा से जलाशय के साक्ष्य मिलते हैं। ये बात आप जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर बात करें कितनी बड़ी सभ्यता थी, इसके जो लिपि मिली हुई है, जो इसकी दोस्तों लिपि मिली हुई है, वो भाव चित्रात्मक है। भाव चित्रात्मक है, यानी पिक्टोग्राफी बोलते हैं। पिक्टोग्राफी है, भाव चित्रात्मक, यानी चित्र बने हुए हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, इसे अभी पढ़ा नहीं जा सका है। क्या है? इस सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है दोस्तों। कालीबंगन का नाम आता है तो यहां से जुते हुए खेत के भी साक्ष्य पूछता है। जुते हुए खेत के साक्ष्य या हल के साक्ष्य कालीबंगन से मिलते हैं। ये कुछ बातें हैं दोस्तों जो हम आपको बता रहे हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि आप वीडियो को देखिएगा, शेयर कीजिएगा। पहला वीडियो है। जो कमियां हो उनको आप बताइएगा। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आने वाले वीडियो में वो कमियों का सुधार किया जाए। हमें आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा दोस्तों। सिंधु सभ्यता की लिपि, जैसा कि हमने आपको बताया, पढ़ी नहीं जा सकी है अभी तक। और इस भाव चित्रात्मक थी ये लिपि, यानी इसे पिक्टोग्राफ के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो इस सभ्यता की लिपि थी, उसको जो लिखने की व्यवस्था थी, उसे बाउस्ट्रोफिडन के नाम से जाना जाता है। क्या? बाउस्ट्रोफिडन के नाम से जाना जाता है। एक बार दाएं से बाएं और दूसरी बार बाएं से दाएं, तो इसको क्या बोलते थे? बाउस्ट्रोफिडन के नाम से जाना जाता है इस सभ्यता की लिपि को। दोस्तों आखिर बात आती है कि इतनी बड़ी सभ्यता, इतनी विकसित सभ्यता नष्ट कैसे हो गई?
अनेक विद्वानों के अनेक अनेक मत हैं। बहुत ने बताया कि आर्यों का आक्रमण हुआ, बाढ़ आई, कोई प्राकृतिक घटना घट गई, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यह सभ्यता नदियों के किनारे विकसित थी, नदियों के किनारे विकसित थी। तो शायद अचानक कोई बाढ़ आई होगी, कोई बाढ़ आई होगी, जिसकी वजह से इस सभ्यता का अंत हो गया। बाकी कोई प्रमाणित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तो यह सभ्यता भारत की प्राचीन सभ्यताओं में थी। इससे संबंधित जो बातें थी हमने प्रयास करके इस वीडियो में आपको बताया। इससे संबंधित जो प्रश्न बन रहे थे हमने बताया, कौन सी चीज़ कहाँ मिलती है, किसको क्या बोलते हैं, आर्थिक जीवन की बात करी। एक बात यहाँ पे और आती है, यह सभ्यता पूर्णतया व्यापारी वर्ग के हाथ में थी। किसमें थी? व्यापारी वर्ग, पंथ निरपेक्ष। क्योंकि यहाँ पे लड़ाई झगड़ा युद्ध वगैरह के कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं, व्यापारी वर्ग के हाथों में थी। और इसे कांस्य युगीन में भी रखा गया था, प्राग प्रातासिक युग के नाम से जानते हैं। धार्मिक जीवन के विषय में बताया गया, आर्थिक जीवन के विषय में, कृषि से संबंधित भी बताया गया। तो आशा करते हैं कि इस पहले वीडियो में आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, बहुत सारी चीज़ें पसंद आई होंगी। जो दिक्कतें रही होंगी आप उन्हें बताइएगा, जरूर दूर करेंगे। बस आप सपोर्ट करिए, प्यार दीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।